तो एक्साइटेड है? चलिए ग्रेट। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। आज का पहला शब्द है स्वार्म। स्वार्म का मतलब क्या होता है? जैसे झुंड जो होता है ना मधुमक्खियों का, उसको बोलते हैं स्वार्म ऑफ बीज। क्या बोलते हैं मधुमक्खियों के झुंड को? अ स्वार्म ऑफ बीज। तो ये जो स्वार्म होता है ये बेसिकली क्या होता है? ये आपका कलेक्टिव नाउन होता है। झुंड के लिए यूज किया जाता है। और भी वर्ड्स होते हैं जो झुंड के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे फ्लॉक यूज किया जाता है किसके लिए? चिड़ियाओं के लिए, बर्ड्स के लिए क्या यूज करते हैं? फ्लॉक। क्राउड यूज करते हैं लोगों के लिए, पीपल के लिए। हर्ड यूज करते हैं गाय भैंसों के लिए, काउज के लिए। मॉब किसके लिए यूज करते हैं? एंग्री क्राउड के लिए। जो भीड़ बहुत गुस्से में होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम मॉब यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके? बेसिकली सारे के सारे आपके कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। तो टू मूव और गैदर इन लार्ज नंबर्स ऑफन इन अ डिसऑर्डरली मैनर। कैसे मैंने बड़े बड़े झुंड में मूव करें डिसऑर्डरली, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है। फ्लॉक, थ्रॉन्ग, क्राउड मतलब बहुत सारे लोग एक साथ आ गए, बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई। एंटोनिम्स डिस्पर्स अलग अलग है, स्कैटर अलग अलग है, सेपरेट अलग अलग है। तो जैसे ही स्टोर ने अनाउंस किया एक मैसिव डिस्काउंट, मैसिव मींस ह्यूज, जैसे ही स्टोर ने बहुत बड़ा डिस्काउंट अनाउंस किया तो कस्टमर्स जो है बहुत ग्रुप में आ गए। यहाँ पे स्वाम को कैसे यूज किया? वर्ब की तरह। तो इसको वर्ब की तरह भी यूज करते हो, नाउन की तरह भी। क्यों? ग्रुप में आए, झुंड में आए, जिससे कि उनको बेस्ट डील्स मिल जाए। थ्रॉन्ग वर्ड भी यूज कर सकते थे। थ्रॉन्ग शब्द का मतलब भी क्या होता है? झुंड में आना, ग्रुप में आना। एक ना फिश के लिए भी बहुत प्यारा कलेक्टिव नाउन है जो हम बहुत बार यूज करते हैं, दैट इज व्हाट? अ शोल ऑफ फिश। बहुत बार एग्जाम्स में आता है। क्या कहते हैं? अ शोल ऑफ फिश। शोल ऑफ फिश का मतलब क्या होता है? ग्रुप। किसका ग्रुप? फिश का ग्रुप। अच्छा, ये सभी को पता है। फिश जो होता है वर्ड, ये सिंगुलर में भी फिश यूज करते हैं, प्लूरल में भी फिश यूज करते हैं। तो फिश जो होता है वो सिर्फ सिंगुलर नहीं होता, प्लूरल में भी यूज कर लेते हैं। जैसे शीप जो होता है, सिंगुलर में भी आप शीप यूज करते हो, प्लूरल में भी शीप यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल डियर, सिंगुलर में भी यूज कर लेते हैं, प्लूरल में भी यूज कर लेते हैं। हाँ, तो ये तीन जो ऐसे होते हैं, फिश, शीप और डियर, ये सिंगुलर फॉर्म भी होते हैं, प्लूरल फॉर्म भी होते हैं। फिर आपके कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल कैटल। यहाँ से ग्रामर के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, इनका सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, आपसे पूछेंगे क्या गड़बड़ है। इन्फैंट्री, पुलिस। वर्मिन का मतलब होता है जो सारे ऑर्गेनिजम्स क्रॉप्स खेती को तबाह कर देते हैं, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे प्लूरल होते हैं, सिंगुलर नहीं होते। तो कभी भी इनके साथ इज लगा हो, हैज लगा हो, वॉज लगा हो, तो वो सारा का सारा क्या होता है? गलत होता है। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डायबोलिकल। लास्ट में एल लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। डायबोलिकल किसको बोलते हैं? मतलब बहुत ही खराब, एक्सट्रीमली इविल और क्रूअल, विकेड इन नेचर। मतलब बहुत ही खराब चीज को क्या बोला जाता है? डायबोलिकल बोला जाता है। तो टोन कैसी हो गई इसकी? नेगेटिव हो गई। डेविलिश, डेविल के जैसा। फिendish, बहुत ही खराब। मेलेवोलेंट, मेलेवोलेंट में रूट वर्ड क्या है? मैला। मैला और कैपो दोनों शब्द का मीनिंग क्या होता है? बैड। और हम क्या कह सकते हैं? सिनिस्टर कह सकते हैं। सिनिस्टर क्या होता है? सिनिस्टर मींस बहुत ही खराब, कोई चीज बहुत ही खराब होती है, सिनिस्टर। और क्या बोल सकते हैं? एक वर्ड होता है वाइल, बहुत ही खराब। मेलिशियस भी बोल सकते हैं ना, जो चीज कैसी हो? बहुत ही खराब हो, दैट मींस वो सिनिस्टर है, वाइल है, मेलिशियस है। अच्छा, खराब की बात कर रहे हैं तो कुछ और वर्ड्स जो भी हमने डेंजरस के सिनोनिम्स में पढ़े थे, आप लोगों को याद आ रहा होगा। एक वर्ड हमने पढ़ा था नेफेरियस, मींस बहुत ही ज्यादा खराब। हीनस मींस बहुत ही ज्यादा खराब। घिनौना हो गया तो क्या हो गया? सॉर्डेड हो गया, मींस बहुत ही खराब। ब्लेटेंट, बहुत ही शेमलेस। मॉन्स्ट्रस, जानवर के जैसा या राक्षस के जैसा, उसको क्या बोला? मॉन्स्ट्रस। और क्या बोल सकते हैं? ऐसा कि जिससे आपको नफरत हो जाए। नफरत हो जाए, नफरत होने के दो शब्द पढ़े थे हम लोगों ने, याद आ रहा होगा। एबॉमिनेबल और दूसरा क्या था? लोथसम। मींस आपको क्या हो गई? उस चीज से नफरत हो गई। तो लोथ करने का मतलब क्या होता है? नफरत करना। तो किसी चीज से नफरत हो गई मतलब वो चीज कैसी है? लोथसम है। फिर एक वर्ड होता है डास्टर्डली, बहुत ही खराब है, नफरत के लायक है। तो डेस्पिकेबल है, हद से ज्यादा क्या हो रही है? नफरत हो रही है। एट्रोशियस कह सकते हैं। मैला से एक और वर्ड होता है मेलिग्नेंट, मतलब वो चीज कैसी है? वो चीज हद से ज्यादा खराब है। कोई परेशानी? क्रूअल का एक सिनोनिम होता है, राइट? क्रूअल कह सकते हैं, क्रूअल का एक बहुत सिनोनिम बारबैरिक, रथलेस, ब्रेजन। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स। सबकी सबकी टोन कैसी है? सारे के सारे वर्ड्स की टोन नेगेटिव। एंटोनिम्स क्या हो गया? काइंड है, विनम्र है, बिनाइन। बिनाइन का मीनिंग क्या होता है? उसका कोई नुकसान नहीं है। हार्मलेस है, हार्मलेस का एक और वर्ड क्या होता है? इनोक्यूअस। इनोक्यूअस है मतलब उसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, हम काइंड, बेनिवोलेंट, वर्चुअस बहुत बढ़िया है। काइंड के कुछ सिनोनिम्स और कर लेते हैं। कंपैशनेट है कोई इंसान, कंपैशनेट का मतलब क्या होता है? वो इंसान क्या है? बहुत ही विनम्र है। फिलैंथ्रोपिक है, फिलैंथ्रोपिक का मतलब क्या होता है? फाइल रूट वर्ड का मीनिंग होता है लव, और एंथ्रोपो रूट वर्ड का मीनिंग होता है मैन। तो जो इंसानों से प्यार करता है फिलैंथ्रोपिक है। अल्ट्रुइस्टिक है, अल्ट्रुइस्टिक में रूट वर्ड क्या होता है? ऑल्टर। ऑल्टर शब्द का मीनिंग क्या होता है? अदर। तो जो इंसान अल्ट्रुइस्टिक होता है वो अपनी जिंदगी दूसरों के लिए समर्पित कर देता है। मतलब ऐसा इंसान क्या होता है? ऐसा इंसान बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत बड़े दिल वाला होता है। बड़े दिल वाला होता है मतलब मैग्नानिमस होता है, बहुत ही बड़े दिल वाला है। हाँ, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? समारिटन्स बोलते हैं। समारिटन मींस बहुत ही बढ़िया इंसान, जिसने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए समर्पित कर दिया, वो लोग कौन होते हैं? समारिटन्स होते हैं। चलो, तो जो डिक्टेटर था, डिक्टेटर कौन होता है? जो अपने हिसाब से पूरी कंट्री को रूल करता है, वो होता है डिक्टेटर। डिक्टेटर के भी सिनोनिम्स बहुत बड़े सामने आते हैं। डिक्टेटरशिप के, डिक्टेटरशिप जैसे हिटलर क्या था? डिक्टेटर था, मतलब वो अपने हिसाब से सबको रूल किया करता था। तो उसको हमने क्या किया? ऑटोक्रेसी थी। ऑटोक्रेसी अगर ध्यान से देखोगे तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, क्रेसी का मीनिंग होता है रूल। तो अपने हिसाब से वो रूल करता था। और क्या कहते हैं इसको? डेस्पोटिज्म कहते हैं। डेस्पोटिज्म का मतलब बहुत बड़ा एग्जाम है डेस्पोटिज्म, अपने हिसाब से रूल करना। फिर हम कह सकते हैं अथॉरिटेरियनिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म अपने हिसाब से रूल करना। टोटलिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म अपने हिसाब से रूल करना। एब्सोल्यूटिज्म अपने हिसाब से रूल करना। मोनोक्रेसी भी कह सकते हैं, एक इंसान क्या कर रहा है? अपने हिसाब से रूल कर रहा है। चलो, तो डिक्टेटर का जितना गंदा प्लान था, इसकी वजह से इमेंस, इमेंस मींस ह्यूज, बहुत ही ज्यादा लोगों को सफर करना पड़ा, बहुत ही ज्यादा लोगों को झेलना। अगले वर्ड पे आते हैं पॉइग्नेंसी। लास्ट में एएनसीवाई लग रहा है, जिन शब्दों के लास्ट में एएनसीवाई लगता है वो वर्ड्स आपके क्या होते हैं? वो वर्ड्स आपके नाउन्स होते हैं। द क्वालिटी ऑफ इवोकिंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट, मतलब आपके अंदर क्या आ गया है? बहुत ही ज्यादा आपके अंदर दुख, पीड़ा आ गई है, दैट मींस बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हो, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉइग्नेंसी। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया, बहुत ज्यादा इमोशन, इंटेंसिटी, पैथोस। पैथोस का मतलब क्या होता है?
पैथोस इज व्हाट, फीलिंग्स जाग गई आपके अंदर। अच्छा, पुरानी चीजों को याद करके जो फीलिंग्स जाग जाती है उसको क्या बोलते हैं? वो भी क्या दिन थे, वो कागज की कश्तियां, वो नदिया का पानी, क्या उस फीलिंग को क्या बोलते हैं? नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या है? आपको पुरानी चीजें याद आ गई हैं। अच्छा, अगर आप बहुत दुखी हो रहे हो, आपके अंदर जो इमोशन जागा है वो कैसा है? बहुत दुख का है, तो उसका वर्ड क्या होता है? मेलनकोली। मेलनकोली का मतलब क्या होता है? दुख का इमोशन। दुख का इमोशन का मतलब किसका इमोशन हो गया? ग्रीफ का इमोशन, सॉरो का इमोशन। आप कैसे हो रहे हो? अगर आप मेलनकोलिक हो रहे हो तो डोलफुल हो रहे हो। डोलफुल शब्द का मीनिंग क्या होता है? आप बहुत ही ज्यादा सैड हो, आप बहुत ही ज्यादा दुखी हो। एंटोनिम्स, इनसेंसिटिविटी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। डलनेस, नंबनेस, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई इमोशन ही नहीं है। इनसेंसिटिविटी मतलब इंडिफरेंस है। इंडिफरेंस का मीनिंग क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है? एपैथी है। एपैथी इज व्हाट? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो पॉइगनेंसी थी, मतलब जो इमोशंस थे फेयरवेल स्पीच के, इसकी वजह से हर कोई, मतलब वो बात हर किसी के दिल को छू गई, हर कोई रोने लग गया, इतनी सैड थी वो फेयरवेल की स्पीच। कनिंगली, बहुत ही चालाकी से, अगर आप कोई काम बहुत ही चालाकी से कर रहे हो मतलब कनिंगली कर रहे हो, तो जो लोग, अच्छा ये वैसे कनिंगली का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडवर्ब, एडजेक्टिव के साथ एलवाई लग रहा है। अच्छा, जो लोग कनिंग होते हैं वो क्या होते हैं? श्रीवुड होते हैं। श्रीवुड क्या है? एडजेक्टिव, इसका मतलब क्या होता है? ये लोग क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा कनिंग होते हैं। कनिंग होते हैं मतलब दिमाग बहुत लगाते हैं। इसका मतलब कैसे होते हैं? कैनी होते हैं। कुछ कुछ सिनोनिम्स बता दो मुझे जल्दी से। एस्ट्यूट होते हैं, परसेप्टिव होते हैं, क्राफ्टी होते हैं, इंजीनियस होते हैं। स्किल्ड के कुछ सिनोनिम्स बता दो। स्किल्ड वालों के क्या होते हैं? एड्रॉइट होते हैं, डेफ्ट होते हैं, डेक्स्ट्रस होते हैं। प्रूडेंट का मीनिंग क्या होता है? केयरफुल होते हैं, हर एक काम सोच समझ के करते हैं। स्क्रूपुलस होते हैं। फिर प्रूडेंट के कुछ सिनोनिम्स आ जाएंगे। चेरी होते हैं, वेरी होते हैं, वॉचफुल होते हैं, हीडफुल होते हैं, सर्कमस्पेक्ट मींस बहुत ही केयरफुल होते हैं, चारों तरफ पूरे सोच समझ के कोई एक्शन लेते हैं। विजिलेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? केयरफुल होते हैं, सारे कदम कैसे लेते हैं? बहुत सोच समझ के लेते हैं। इसके अलावा जुडिशियस होते हैं, सोच समझ के काम करते हैं। रैशनल होते हैं, सोच समझ के काम करते हैं। लॉजिकल होते हैं, सेंसिबल होते हैं, हाँ इंसाइटफुल होते हैं, प्रोफिशिएंट होते हैं अपने काम में, जो काम करते हैं बढ़िया तरीके से करते हैं। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव, सारे के सारे। हाँ, डिस्क्रीट होते हैं, राइट। डिस्क्रीट का मतलब भी क्या होता है? बहुत केयरफुली काम करते हैं। मेटिकुलस होते हैं, अगर मेहनत वाला वर्ड लिखना है, बहुत मेहनत करते हैं तो डिलिजेंट होते हैं। अडैप्ट होते हैं, बहुत स्किल्ड होते हैं। सेपिएंट होते हैं, राइट, बहुत स्किल्ड होते हैं अपने काम में। चलो, तो ये सारे क्या थे? एडजेक्टिव्स थे। तो डिसेप्टिवली, स्लाइली, क्राफ्टिली मींस सामने वाले को धोखा देते हुए। एंटोनिम्स, ऑनेस्टली, नेव का मतलब क्या होता है? जिसको कुछ नहीं पता होता। ऐसा इंसान जिसको कोई नॉलेज नहीं होती किसी चीज की, उस इंसान को क्या बोलते हैं? वो इंसान कैसा है? नाइव है। उसका प्रोनाउंसिएशन नाइव होता है, एक्सपीरियंस ही नहीं है। नाइव का एक सिनोनिम बहुत बार एग्जाम में आता है, गलिबल। नाइव का सिनोनिम है गलिबल का मतलब जो हर किसी का आसानी से विश्वास कर ले। मतलब गलिबल इंसान कैसा होता है? क्रेड्यूलस होता है। क्रेड्यूलस मींस उसको किसी भी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो हर बात पे विश्वास कर लेता है। इसका एक इडियम भी होता है, ही इज ग्रीन एज ग्रास, या सिर्फ ग्रीन भी यूज करते हैं। तो जो इंसान ग्रीन एज ग्रास होता है या ग्रीन होता है, वो इंसान बहुत ही भोला भाला सा होता है, इनोसेंट होता है। बेसिकली क्या होता है? इनोसेंट। अच्छा, यहीं से क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम्स में। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है चाइल्ड लाइक और एक होता है चाइल्डिश। दोनों में डिफरेंस समझते हो क्या है? चाइल्ड लाइक का तो मतलब हो गया इनोसेंट, और चाइल्डिश का मतलब क्या होता है? मतलब ये तो होता है बचपने वाली हरकतें, और ये होता है बचकाना। तो चाइल्डिश का मतलब क्या होता है? फुलिश। तो यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, चाइल्ड लाइक यूज करना होता है, चाइल्डिश यूज कर लेते हैं, पूछते हैं कहाँ पर एरर है। हाँ मैम, ही इज एज ग्रीन एज ग्रास मींस बहुत इनोसेंट है, बहुत भोला भाला है। मैम एक और सिनोनिम रह गया था मेटिकुलस का, पर्स्पिकेशियस। पर्स्पिकेशियस का मतलब क्या होता है? वो इंसान बहुत सोच समझ के एक्शंस लेता है। तो चोर बहुत ही चालाकी से निकल गया, इसके थ्रू, एक सीक्रेट पैसेज के थ्रू निकल गया। समझ में आ रही है ना? वोकैबुलरी याद हो रही है सभी को? यस। मैम मेरी नानी की तबीयत बहुत खराब है, जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है, मैं स्टेशन पे बैठ के आपकी क्लास कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा एडिक्टेड हो गई आपकी क्लास से। चलो बेटा, बहुत बहुत अच्छी बात है ये कि आप क्लासेस को लेकर बहुत डेडिकेटेड हो, और नानी जी आपकी जल्दी से ठीक हो जाए। गुड विशेस मेरी आपकी नानी जी के लिए, एंड आई विल प्रे फॉर हर कि वो जल्दी से एकदम ठीक हो जाए। चलो, अगला वर्ड क्या है? एंग्विश। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउ मींस बहुत ही ज्यादा दर्द जो होता है। दर्द में भी एक सॉन्ग है ना, तो मतलब दर्द में मतलब एंग्विश है। तो सेवरल सीवियर मेंटल और फिजिकल पेन और सफरिंग मींस बहुत ज्यादा दर्द। एगोनी, डिस्ट्रेस, टॉर्मेंट, और क्या बोल सकते हैं? दर्द का भी वर्ड पड़ा था ग्रीफ। अभी दर्द का वर्ड क्या पड़ा था? सॉरो। अभी दर्द का एक और वर्ड पड़ा था मेलनकोली। मिजरी भी कह सकते हैं, डिस्पेयर भी कह सकते हैं, ग्लूम, वैसे ग्लूम तो नहीं, ग्लूमी कह सकते हैं। ग्लूमी ना इसका कह सकते हैं एडजेक्टिव पार्ट का सिनोनिम है। इसका मतलब क्या है? क्या है? बहुत ही ज्यादा दर्द है। एक और वर्ड होता है डिस्पोंडेंसी, मतलब दर्द वाली फीलिंग है। लेमेंट भी कह सकते हैं, राइट। एक होता है कोई आपको छोड़ के चला गया है, आपको उस चीज की वजह से बहुत दर्द हो रहा है, तो उसका वर्ड क्या होता है? बेरीवमेंट। दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत दुखी है। सारे नेगेटिव फॉर्म के वर्ड्स हैं। एंटोनिम्स कंफर्ट है, रिलीफ है, पीस है, शांति है, सुकून है। शांति के वर्ड बता दो मुझे दो तीन। शांति है मतलब क्या है? ट्रैंक्विलिटी है। शांति है मतलब क्या है? सेरेनिटी है। शांति है मतलब हार्मनी है। रिपोज है, रिपोज का मतलब भी क्या होता है? कि आप एकदम शांत। एक और वर्ड होता है शांति का बड़ा प्यारा, इक्वानिमिटी है। इक्वानिमिटी है मतलब एकदम शांति ही शांति है। कंपोजर है, ईज है, रिलैक्सेशन है, मतलब शांति है। रिलीफ है, रिलीफ जैसा एक और वर्ड होता है रिप्रीव, मतलब सुकून है। तो वो जो बहुत ज्यादा दर्द में थी, किसके बाद? जब उसने वो ट्रैजिक इतनी खराब न्यूज सुनी, उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा दर्द में थी। अच्छा, एक और चीज मुझे बताना, कोई इंसान अगर दर्द में होता, फूट फूट के रोने लगे, तो उसका फ्रेजल वर्ब भी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था। क्या था उसका फ्रेजल वर्ब? फूट फूट के रोने का, ब्रेक डाउन। तो शी ब्रोक डाउन आफ्टर हियरिंग द ट्रैजिक न्यूज। अगला वर्ड है डिसएम्बॉडीड। एम्बॉडी, बॉडी, बॉडी से डिस कर दिया मींस अलग कर दिया, तो सेपरेट कर दिया, मतलब उस चीज के पास कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, मतलब उस चीज के पास क्या नहीं है? कोई बॉडी नहीं है, सिर्फ वो आत्मा है, सिर्फ वो सोल है। इसका मतलब उसके अंदर बॉडी नहीं रही है, अब वो आत्मा अपने शरीर से निकल चुकी है, उसको डिसएम्बॉडी कर दिया गया। एक्शन की बात करें, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसको हम किसकी तरह यूज कर सकते हैं? एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो घोस्टली है, एथेरियल है, इनकॉर्पोरियल है। कॉर्पोरूट वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरूट वर्ड का मीनिंग होता है बॉडी।
तो इनकॉर्पोरियल है मतलब उसके अंदर उसको बॉडी से क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। एक और वर्ड यूज कर सकते हैं इम्पैल्पेबल। इम्पैल्पेबल, पैल्पेबल चीज क्या होती है, इसकी एक बॉडी होती है, तो इम्पैल्पेबल है मतलब उसकी कोई बॉडी नहीं है। फिजिकल है, एम्बॉडीड है, टैंजिबल है मतलब उसकी बॉडी है टैंजिबल। तो जो एरी साउंड, एरी बहुत बार एग्जाम्स में वर्ड आया, इसको डबल स्टार मार्क करना। एरी का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज, अजीब सी। तो जो अजीब सी आवाज थी, एक डिसएम्बॉडीड वॉइस की, मतलब ऐसी वॉइस आई थी लग रहा था कि आत्मा की कोई आवाज आ रही है, इसकी वजह से सेंट चिल्स डाउन द स्पाइन का मतलब क्या होता है, वो बहुत बुरी तरीके से डर गया। ये भी एक इडियम होता है, अगर कोई चीज आपकी स्पाइन में, आपकी रीढ़ की हड्डी में चिल्स भेज रही है, मतलब आप इतनी बुरी तरीके से कांप रहे हो कि आपको बहुत डर लग रहा है। एरी पे डबल स्टार मार्क करके जरूर लिखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। अगला वर्ड है डिस्टोपियन। दो वर्ड्स होते हैं, देखो एक होता है यूटोपिया और एक होता है डिस्टोपिया। जो बच्चे पूछ रहे हैं वोकैबुलरी नोट डाउन करनी है क्या, बेटा बिल्कुल नोट डाउन करनी है आप लोगों को। हालांकि मैं आप लोगों को पीडीएफ वगैरह सब देती हूँ, बट अगर आप नोट डाउन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जब इस चीज को नोट डाउन करते हैं ना, वो समय और अच्छे से याद हो जाती है। तो कोशिश करो कॉपी पेन लेके बैठो और नोट डाउन करते हुए चलो। तो दो वर्ड्स होते हैं हमारे, एक होता है यूटोपिया और दूसरा होता है डिस्टोपिया। यूटोपिया सब कुछ अच्छा 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 है, स्वर्ग है, हेवन है, जन्नत है यूटोपिया में। जबकि डिस्टोपिया में क्या होता है, नर्क है। जन्नत का हिंदी वर्ड क्या, दूसरा एंटोनिम क्या होता है हिंदी में, मुझे बताएंगे, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा। जन्नत है और दूसरा वर्ड क्या होता है, खराब, नर्क का। तो डिस्टोपिया इज व्हाट, नर्क है। तो रिलेटिंग टू एन इमेजिन स्टेट ऑफ सोसाइटी जहां पे सफरिंग है, ऑपरेशन है, इनजस्टिस है, दर्द ही दर्द है, नर्क ही नर्क है, तो डिस्टोपियन। लास्ट में एन लग रहा था तो ये क्या था, एडजेक्टिव था। जन्नत का दूसरा वर्ड भी तक नहीं बताया, झन्नुम, राइट है, झन्नुम वर्ड सुना था मुझे। तो ये हेवन है और ये क्या है, हेल है। ये जन्नत है, ये झन्नुम है, ये स्वर्ग है, ये नर्क है। तो सिनोनिम्स क्या हो गए, एपोकैलिप्टिक, एपोकैलिप्टिक में कैला, दो शब्द होते हैं, कैला और कैटा। दोनों शब्द का मीनिंग होता है तबाही। तबाही मचा देने वाला है, नाइटमेयर, आप डर जाओ बुरी तरीके से, टोटलिटेरियन सब लोगों को दबाया जा रहा है, ऑप्रेसिव दबाया जा रहा है, अपने हिसाब से रूल किया जा रहा है, बहुत ही खराब तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। एंटोनिम्स यूटोपियन है, बेस्ट है, आइडियल है, परफेक्ट है, हार्मोनियस है, शांति ही शांति है। अच्छा ये यहाँ से ग्रामर का कॉन्सेप्ट, आइडियल और परफेक्ट बहुत बार एग्जाम में आता है। आइडियल हो गया, परफेक्ट हो गया, एक्सेलेंट हो गया, यूनिक हो गया, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, इन सबके साथ ना कभी भी मोर या मोस्ट मत लगा देना। तो कभी भी इन वर्ड्स के आगे मोर या मोस्ट लगा हुआ है वो गलत होता है, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये अपने आप में ही परफेक्ट है। तो जो नॉवल थी, नॉवल मीन्स जो किताब थी, उसने डिपिक्ट किया, शो किया एक डिस्टोपियन फ्यूचर, एक बहुत ही खराब फ्यूचर जहां पे सिटीजंस के ऊपर पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है और उनके पास कोई भी पर्सनल फ्रीडम नहीं है। अगला वर्ड है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस लोग कौन होते हैं, जो हार नहीं मानते। सिलेक्शन किन लोगों का होता है, वोकैबुलरी किन लोगों की इंप्रूव होती है, जो लोग रेगुलरली किसी काम को करते हैं बिना हार माने। पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में एल डबल एस लग रहा है, एडजेक्टिव। अनसीजनली, अनसीजनली मींस बिना रुके, इंटेंस मींस करते चले जाते हैं उस काम को, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, उस चीज को कम नहीं करते। अच्छा गिव अप का एक इडियम, थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल का मतलब क्या होता है कि आपने क्या कर दिया, हार मान ली। रेज द व्हाइट फ्लैग, रेज द व्हाइट फ्लैग मतलब आपने सरेंडर कर दिया, आपने हार मान ली, मतलब आपने क्या किया, यील्ड कर लिया, सरेंडर कर लिया। गिव इन कर लिया या फिर गिव अप कर लिया, मतलब आपने क्या किया, हार मान ली। तो जो लोग हार नहीं मानते उनको हम क्या बोलते हैं, रिलेंटलेस। परसिस्टेंट होते हैं, लगातार काम करते हैं, अनयील्डिंग होते हैं, अनफॉरगिविंग होते हैं, मतलब छोड़ते नहीं है। एक वर्ड अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, टेनिशियस होते हैं ये लोग। टेनिशियस शब्द का मतलब क्या होता है कि लगातार उस काम को करते चले जाते हैं। ये लोग क्या होते हैं, इनसेसेंट होते हैं, हार नहीं मानते, अनरिलेंटिंग होते हैं, रुकते नहीं है, जो एक बार सोच लिया उसको तब तक करते हैं जब तक उस चीज को पा नहीं लेते। स्टेडफास्ट होते हैं, रुकते नहीं है। लोगों के अंदर क्या होता है, परसिस्टेंस होता है। एंटोनिम्स बहुत लीनियंट है, यील्डिंग है, जेंटल है। मैं वोकैबुलरी बुक है तो क्या पढ़ लिखने की जरूरत नहीं है, अगर वोकैबुलरी बुक है तो लिखो, उसमें ऑलरेडी आपको सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, बस 20 से 25 मिनट उसको रीड करने की आदत बना लो। 20 to 25 मिनट्स यू हैव टू रीड इट। जो रिलेंटलेस हीट थी, जो ना रुकने वाली गर्मी थी गर्मियों में, इसकी वजह से बाहर काम करना झेलने लायक नहीं था। इम्परमानेंस, लास्ट में ईएनसी लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउ। इम्परमानेंस का मतलब क्या, परमानेंट वो चीज नहीं रहेगी, मतलब वो चीज कैसी है, टेम्पररी है, हमेशा नहीं रहेगी। टेम्पररीनेस है, ट्रांजिएंस है, फ्लीटिंगनेस है, इसका मतलब वो चीज कैसी है, क्षण भर की है, परमानेंट नहीं रहेगी, कभी भी खत्म हो सकती है। अच्छा मुझे क्षण भर की कुछ सिनोनिम्स बता दो, कल की क्लास में करे थे हम लोगों ने। वो चीज कैसी है, ट्रांजिएंट है, फ्लीटिंग है, वेरी गुड, एफिमेरल है, एवानेसेंट है, इसका मतलब वो चीज कैसी है, क्षण भर की है। फिर कुछ वर्ड्स डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट सकते हैं। ब्रीफ है, मींस बहुत ही छोटा है, स्विफ्ट है, बहुत ही फास्ट है, मतलब कभी भी निकल जाएगा। वैनिशिंग है, बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी वो चीज गायब होगी। एंटोनिम्स परमानेंट है, स्टेबिलिटी है, एंड्योरेंस है, मींस चलती रहेगी। तो जो जिंदगी का जो इंपरमानेंस है, जिंदगी किसी की पूरे टाइम नहीं रह सकती, परमानेंट नहीं है, वो हमें सिखाता है कि हम हर मोमेंट को क्या करें, अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ करें। एब्रप्ट कह सकते हैं, राइट, एब्रप्ट है, कभी भी खत्म हो जाएगी। मोमेंटरी है, क्षण भर की है। ब्रिस्क कह सकते हैं, ब्रिस्क का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही फास्ट। अगला वर्ड है एंट्रेंच। एंट्रेंच का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को आपने किसी के मन में स्थापित कर दिया, एंट्रेंच कर दिया, बेस कर दिया, उसको और स्ट्रॉन्ग बना दिया उसके मन में। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया, तो एक एटीट्यूड, एक आदत या पोजीशन को आपने इतनी स्ट्रांगली उसके मन में बसा दिया कि अब वो बदल नहीं सकता, उसको बोलते हैं एंट्रेंच। बहुत सारे बच्चों के मन में एक बात है जो हमारे स्कूल्स ने बसा दी है कि रीडिंग से ही समझ में आएगा, स्किमिंग से समझ में नहीं आएगा। इसी चीज को बैंकिंग एग्जाम्स में चेक किया जाता है, प्रीलिम्स के पेपर में, जहां 20 मिनट में 40 क्वेश्चन करने होते हैं, एसबीआईपीओ में 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करने होते हैं, बाकी सब एग्जाम्स में, कि स्किमिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो कुछ चीजें इतनी ज्यादा बस गई हैं कि दूसरी चीज के लिए ओपन अप नहीं हो पा रहे, तो एंट्रेंच हो गई है, मींस बस गई है, स्टैब्लिश है, रूटेड है, एम्बेडेड है, मींस बसी हुई है हमारे अंदर। एंटोनिम्स डिसलॉज करना पड़ेगा। किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अनलर्न। अनलर्न इज द फर्स्ट स्टेप टू लर्न समथिंग। कहते हैं जिस ब्लैंक स्लेट जो होती है ना, उसको सिखाना बहुत आसान है, कंपेयर टू दैट पर्सन को बहुत कुछ आता है। क्यों? क्योंकि जो इंसान के मन में जो चीज बसी हुई है, बहुत मुश्किल होता है उस चीज को अनलर्न करके कुछ नया लर्न करना, वीकन करना, अपरूट कर देना, उखाड़ देना। तो इतने सालों से ये जो आइडियाज हैं बहुत ज्यादा बस गए हैं सोसाइटी के अंदर कि इनको बाहर निकालना मुश्किल हो रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आते हैं। इलेक्शन की स्टडी को क्या बोलते हैं, सेफोलॉजी। बहुत बार एग्जाम्स में आता है, कितनी ही बार एग्जाम्स में आ चुका है ये वर्ड। तो एक तो ये वाला वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है, और एक वर्ड आता है जो इंसान मैप्स को स्टडी करता है, उसको क्या बोलते हैं, वन हू स्टडीज मैप्स। ये दो क्वेश्चंस ना एग्जामिनर के फेवरेट हैं, स्टडी करता है या ड्रॉ करता है या बनाता है, क्या बोलते हैं उस इंसान को, कार्टोग्राफर। चलो
एक वर्क प्लेस जहाँ पे वर्कर्स को बहुत ही बुरी कंडीशंस में काम करवाया जाता है, उनको पैसा भी बहुत कम दिया जाता है और उनको लंबे टाइम तक काम किया करवाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्वेट शॉप। तो एक ऐसी जगह जहाँ वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जाता है पुअर कंडीशंस में, दैट इज व्हाट स्वेट शॉप। स्किल नहीं है, इनएप्टीट्यूड है, आपका किसी चीज के प्रति झुकाव है, आप उस चीज को चाहते हो, तो प्रीडिलेक्शन है, एक और वर्ड होता है प्रोक्लिविटी है। दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों शब्द का मतलब होता है किसी चीज के प्रति क्या है? झुकाव है। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं, पुट ऑफ कर देना, पोस्टपोन कर देना, कॉल ऑफ कर देना क्या होता है? कैंसिल कर देना। सेट ऑफ क्या होता है? किसी जर्नी को स्टार्ट करना। श्रग ऑफ क्या होता है? किसी चीज को इग्नोर करना। पुल ऑफ क्या होता है? उस चीज में सक्सेसफुल हो जाना, सक्सीड कर जाना। पुल अप क्या होता है? किसी को डांटना, स्कोल्ड करना। गेट अलॉन्ग, आई गेट अलॉन्ग विद हर वेरी वेल, मतलब मेरे उससे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद समवन, किसी के साथ अच्छा रिश्ता होना। कैरी ऑन, डोंट स्टॉप, कैरी ऑन योर वर्क, अपना काम करते रहो। कैरी ऑन मींस कंटिन्यू करते रहो, जॉब कर रहे हो, कैरी ऑन योर वर्क। सेटअप करना, किसी चीज की स्थापना करना, एस्टैब्लिश करना या कोई काम शुरू करना, दैट इज व्हाट सेटअप करना। इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ जाते हैं। राइडिंग अ हाई हॉर्स, अगर आप हाई हॉर्स राइड कर रहे हो उसका मतलब क्या है? आप बहुत गुस्से में बात कर रहे हो सामने वाले से, आप बहुत ज्यादा रूड हो रहे हो बातचीत करने में, टू स्टार्ट टॉकिंग एंग्रीली अबाउट समथिंग, राइडिंग अ हाई हॉर्स। कुछ हॉर्स वाले इडियम्स और कर लेते हैं। एक होता है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इसका मतलब क्या होता है? पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। ये टांगा है और आपने इसको घोड़े के आगे लगा दिया, इमेजिन करो, मतलब आपने चीजों को गलत ऑर्डर में कर दिया, रॉन्ग ऑर्डर में आपने चीजों को किया है, मींस आपने यू हैव पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अच्छा, इसी से याद आया, आप लोग वोकैबुलरी वाले चैनल पे जो मैं शॉर्ट्स डाल रही हूं वो देख रहे हो? कलर बेस्ड इडियम्स, एनिमल बेस्ड इडियम्स, वोकैबुलरी के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। एक आदत बना लो बेटा, चार पांच शॉर्ट्स रोज देखने की, आपके सारे के सारे वर्ड्स, ये सब कुछ रिवाइज होता हुआ चलेगा। मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको रोज के, लेकिन आपकी सारी वोकैबुलरी रिवाइज हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, एक तो मुझे अभी बता भी देना कमेंट में कि आपको उससे फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, आप लोग देख रहे हो नहीं देख रहे हो, और अगर आपको लगता है कि आप लोग नहीं देख रहे हो तो वो भी मुझे बता देना, बिकॉज़ देन आई विल स्टॉप डूइंग दैट। ये सिर्फ आप लोगों के लिए कर रही हूं मैं, और अगर आपको लगता है कि उससे फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि आपसे बहुत से बच्चों ने बोला था कि मैं वोकैबुलरी रिवाइज करवा दिया करो, और अगर आपको लगता है उससे फायदा नहीं हो रहा है तो मैं उस चीज को रोक दूंगी, क्योंकि मैं देख रही थी लास्ट कुछ में बहुत कम बच्चों ने देखा है ना? तो डू टेल मी, सभी लोग मुझे बता जरूर देना, और मैं लिंक यहाँ पे पोस्ट भी कर देती हूँ जो बच्चे नए हैं उनके लिए। तो मुझे कमेंट बता दो, क्योंकि इसमें एफर्ट्स बहुत लगते हैं टीम के। आपने देखा हो किस तरह के एडिटिंग करवाते हैं, चीजें करवाते हैं, तो इसमें एफर्ट्स बहुत लगते हैं, तो प्लीज टेल मी, कमेंट्स में बता जरूर देना कि फायदा हो रहा है उनसे या नहीं हो रहा। चल, अगला क्या है? डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब क्या है? एन अनएक्सपेक्टेड विनर, मतलब कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता कि वो इंसान जीत जाएगा और वो जीत के निकल गया, तो मतलब वो क्या है? डार्क हॉर्स है, मतलब अनएक्सपेक्टेड विनर है। डॉग डेज, कल ही हमने पढ़ा था, सबसे गर्मी वाले दिन को क्या बोलते हैं? डॉग डेज। एक और कौन सा पढ़ा था कल? डॉग का इडियम, टॉप डॉग। कोई इंसान का टॉप डॉग होता है, इसका मतलब क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। अगला, अगर मैं आपसे पूछूं डॉग विद टू टेल्स, इसका मतलब क्या होता है? अ डॉग विद टू टेल्स, मतलब वो इंसान क्या है? बहुत खुश है, अ वेरी हैप्पी पर्सन इज लाइक अ डॉग विद टू टेल्स। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब क्या होता है? होल्ड योर हॉर्सेस मतलब सब्र करो यार, बी पेशेंट, सब्र करो। ब्लैक शीप मतलब एक ऐसा इंसान जो निंदनीय है, मतलब उसकी लोग बहुत बुराई करते हैं, डिसरेस्प्यूटेबल इंसान है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक शीप। थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, कुछ इनोवेशन लेके आओ यार, कुछ इनोवेटिवली सोचो, कुछ नया सोचो। इट्स इंपॉर्टेंट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग इनोवेशन। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स या बीटिंग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है? बेकारी की चीज से आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, कोई फायदा नहीं होने वाला। चलो, समझ आई वोकैबुलरी सभी को? आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ऑलमोस्ट 4300 स्टूडेंट्स आर वाचिंग, बट 4300 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत की तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, तुरंत की तुरंत। हाई बेस इफेक्ट। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं इस आर्टिकल को करने से पहले बेस इफेक्ट क्या होता है। किसी को पता है बेस इफेक्ट क्या होता है? आपके एक पेपर में 10 नंबर है, अगली बार आपके पेपर नंबर आ गए 20, तो आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट हुआ? 100% का इंप्रूवमेंट। आपके पेपर में 20 नंबर है, इस बार आपके नंबर आ गए 25, तो नंबर तो ये वाले अच्छे हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट ये वाला अच्छा था। इसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ? इसमें आपका इंप्रूवमेंट हुआ 5/20 इंटू 100, 25%। तो ये इंप्रूवमेंट में डिफरेंस क्यों आया? व्हाई वाज देयर दिस डिफरेंस? ये डिफरेंस का रीजन क्या था कि इसमें बेस कम था, इसमें बेस ज्यादा था। तो जितना बेस कम होता है उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, बेस बढ़ता जाएगा तो इंप्रूवमेंट कम होता जाएगा, और इसी इफेक्ट को बोलते हैं बेस इफेक्ट। तो बेस इफेक्ट हुआ क्या? कोविड के टाइम पे चीजें बहुत खराब हो गई, लॉकडाउन्स लग गए, तो सबकी वैल्यू बहुत डाउन चली गई। तो इसीलिए क्योंकि बेस बहुत कम हो गया और इसी को बेस माना गया, तो हमको ऐसा लगा कि कोविड के बाद इकोनॉमी में बहुत सुधार आ गया, इंप्रूवमेंट ज्यादा फील हुआ। क्यों? क्योंकि कोविड के टाइम पे जो बेस वैल्यू थी वो बहुत कम थी, तो बेस जितना कम होगा उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट फील होगा। ऑन अ श्रिंकिंग ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट कम होता जा रहा है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स को बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। तो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का जो डिफरेंस है वो श्रिंक करता जा रहा है, मतलब इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। अच्छी बात लग रही है ये तो। चलो, पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे डिटेल। इस तरह के आर्टिकल्स बहुत एग्जाम्स में आते हैं। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं।
इंडिया गुड ट्रेड, गुड्स का मीनिंग क्या होता है? सामान। तो इंडिया का जो सामान का ट्रेड है फरवरी में उसने अपना स्टीपेस्ट, स्टीपेस्ट मींस बहुत ही तेज, स्टीपेस्ट क्या होता है? एक्यूट, बहुत ही शार्प डिक्लाइन देखा है पिछले 2 सालों में। एक्सपोर्ट्स कम हो गए 10.9% से, $36.91 बिलियन रह गए। इंपोर्ट्स जो कम हुए हैं वो 16.3% कम हुए, इंपोर्ट्स इतने रह गए, जिसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट था वो सबसे ज्यादा कम हो गया 3 सालों में, 42 मंथ्स में $14 बिलियन का रह गया। ट्रेड डेफिसिट मैंने आपको बता दिया, इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स होता है, ये कम हुए हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा कम हुए हैं, जिससे कि ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। While a shrinking trade deficit, कम हो रहा है ट्रेड डेफिसिट, मतलब ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है, ड्रिवन बाय किसके द्वारा? वो जब वो एक्सपोर्ट्स बढ़े उससे हो, वुड हैव बीन अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। तो पॉजिटिव डेवलपमेंट क्या होता है? ये बढ़ रहे होते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है, ये बात अच्छी होती। दी साइमल्टेनियस, लेकिन जो साथ साथ, साइमल्टेनियस मींस एक साथ जो डिक्लाइन हो रहा है एक्सपोर्ट्स में भी और इंपोर्ट्स में भी, ये एक चिंता की बात है। एक्सपर्ट्स जो है इसको कुछ हद तक, पार्टली कुछ हद तक एट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कारण बता रहे हैं इस नैरोइंग का, इस कम होते हुए डेफिसिट का, कि हाई बेस इफेक्ट है। हाई बेस इफेक्ट को एक कारण बता रहे हैं। हाई बेस इफेक्ट का मतलब क्या है? कि बेस बहुत ज्यादा हाई था, इसलिए परसेंटेज कम दिख रहा है। एज एक्सपोर्ट्स इन फरवरी लास्ट ईयर, पिछले साल फरवरी में जो एक्सपोर्ट्स हुए थे, पिछले साल फरवरी लीप ईयर था, मतलब इसका 29 डेज का फरवरी था, ये $41.4 बिलियन थे और इंपोर्ट्स जो है $60.92 बिलियन थे। लेकिन एक्सपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया है, क्या रिपोर्ट किया है? एक ट्रेंड आया है, एक फैशन आया है कि अमेरिकन इंपोर्टर्स, जो लोग हमारा सामान इंपोर्ट करते हैं अमेरिका में, वो ऑर्डर्स को होल्ड बैक कर रहे हैं, मतलब वो अभी सामान ले नहीं रहे, फियरिंग, क्यों 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 सामान नहीं ले रहे? क्योंकि उनको डर लग रहा है, वो ऑर्डर्स नहीं लगा रहे हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स। रेसिप्रोकल टैरिफ्स का मतलब क्या है? अमेरिका ने इंडिया पे टैरिफ लगाया, टैक्स लगाया, तो इंडिया ने भी पलट के टैक्स लगा दिया। तो रेसिप्रोकल टैरिफ मींस जो इंडिया ने पलट के टैक्स लगाया है, उनको डर है कि कहीं वो अप्रैल 2 से इफेक्ट ना ले। रेसिप्रोकल का मतलब पलट, इंडिया ने लगाया तो अमेरिका ने पलट के लगा दिया। रेसिप्रोकल मींस किसी के बदले में लगाया हुआ टैक्स, जैसा कि अनाउंस किया है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 13 को, मतलब यूएस पलट के टैक्स लगा रहा है और उन्होंने क्या बोला कि अप्रैल 2 से हम ये टैक्स लगाना शुरू कर देंगे। दिस अनाउंसमेंट, ये जो अनाउंसमेंट है, केम जस्ट बिफोर, उनकी जस्ट मीटिंग से पहले ही आई। उनकी मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, जहां पे उन्होंने अनवील किया। अनवील मींस लोगों के सामने लेके आए। किस चीज को सामने लेके आए? एक एम्बिशियस प्लानिंग, बहुत ही आगे बढ़ने वाला प्लान, कि वो बूस्ट करेंगे। बूस्ट मतलब इंक्रीज करेंगे बायलेटरल ट्रेड को। बायलेटरल में इसमें दो कंट्रीज इन्वॉल्व, मतलब इंडिया और अमेरिका का जो ट्रेड है उसको $500 बिलियन ले जाएंगे 2030 तक, और वो फाइनलाइज कर देंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आगे आने वाले महीनों में। तो पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है? पूरा पैराग्राफ वही कह रहा है कि भाई हमारा करंट जो ट्रेड डेफिसिट है वो तो कम हो रहा है, लेकिन उसके कम होने का कारण एक्सपोर्ट का बढ़ना नहीं है। एक्सपोर्ट तो कम ही हो रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट्स भी बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि इंपोर्ट्स हमारे कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो रहे हैं, ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है। तो बहुत खुशी की बात नहीं है कि एक्सपोर्ट्स भी कम हो रहे हैं। अमेरिका के जो इंपोर्टर्स हैं हमसे इंपोर्ट ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि टैक्सेस लगने वाले हैं अप्रैल 2 तारीख से, और ये बात मिस्टर ट्रंप ने अनाउंस की थी। पैसेज समझ आया सभी को? चलिए आ जाते हैं, अब थोड़ी सी ग्रामर पे आते हैं। एक तो मुझे 100 वर्क का सब्जेक्ट बता दो, एक मुझे फेल और फेल्ड में डिफरेंस बता दो। ये वुड हैव बीन वर्क का सब्जेक्ट बता दो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। इस वर्क का सब्जेक्ट बता दो, नैरोइंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, स्टूड वर्क का सब्जेक्ट बता दो, इफेक्ट का यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वो बता दो। चलो यहां से लेकर यहां तक पार्सिंग। 100 का सब्जेक्ट क्या है? ट्रेड। ये प्रपोजिशन से शुरू हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। फेल, अब बड़ा प्यारा शब्द है फेल, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है फॉल, फॉल का मीनिंग होता है गिरना। फेल इसकी सेकंड फॉर्म होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है फॉल। फॉल, फेल, फॉलन मतलब गिरना, कोई चीज गिर गई। अच्छा, किसी चीज को अगर आपने गिराया है तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है फेल, सेकंड फॉर्म हो जाती है फेल्ड, और थर्ड फॉर्म हो जाती है फेल्ड। तो ये जो फेल है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग। जब इसका मीनिंग होता है गिरना तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, जब इसका मीनिंग होता है गिराना तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। उस केस में सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है? फेल्ड और फेल्ड। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया है, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेम इज द केस विद फाइंड, फाउंड, फाउंड। सेम इज द केस विद ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, बाइंड, बाउंड, बाउंड। तो ये वर्ड्स के साथ भी सेम ही केस है। वुड हैव बीन का सब्जेक्ट क्या है? डेफिसिट। ये नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। ये ना ही एक्टिव है ना ही पैसिव है, क्योंकि इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है। इज का सब्जेक्ट है डिक्लाइन, ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। डिक्लाइन जो है अनकाउंटेबल नाउन था, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज किया था। नैरोइंग डेफिसिट नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है, नैरोइंग एडजेक्टिव हो गया। V1 प्लस ing है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, इसका मतलब हम इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। स्टूड का सब्जेक्ट है एक्सपोर्ट्स, ये प्रपोजिशन से शुरू हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, कॉमा कॉमा के बीच में था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। इफेक्ट यहाँ पे नाउन है, टेक व्हाट, क्या करेगा? इफेक्ट लेगा, तो इफेक्ट को नाउन की तरह यूज किया गया। यहाँ पे पार्सिंग कर लेते हैं। दिस एडजेक्टिव है, अनाउंसमेंट नाउन है, केम वर्ब है, जस्ट एडवर्ब है, बिफोर प्रपोजिशन है, हिज एडजेक्टिव है, मीटिंग नाउन है, विद प्रपोजिशन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरा नाउन की तरह यूज हुआ है। वेयर यहाँ पे कंजंक्शन है, दे प्रोनाउन है, अनवील वर्ब है, एन आर्टिकल है, एम्बिशियस एडजेक्टिव है, प्लान नाउन है, टू प्रपोजिशन है, बूस्ट वर्ब है, बायलेटरल एडजेक्टिव है, ट्रेड नाउन है, टू प्रपोजिशन है, $500 बिलियन, $500 एडजेक्टिव है, बिलियन नाउन है, बाय प्रपोजिशन है 2030 नाउन है, एंड कंजंक्शन है, फाइनलाइज वर्ब है, आर्टिकल है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पूरा भी नाउन मान सकते हो, या फ्री ट्रेड को एडजेक्टिव मान के एग्रीमेंट को नाउन मान सकते हो। इन प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, मंथ्स नाउन है, अहेड एडवर्ब। स्कोर्स एवरीवन। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? डिस्पाइट, किस चीज के बावजूद? कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक मींस कंट्री की आपस की बातचीत होती है, आउटरीच मींस बात करने की कोशिश करी उन्होंने। तो हमारे पीयूष गोयल जी ने यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक से इस महीने उन तक पहुंचने की कोशिश करी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करी। उसके बावजूद भी डिस्कशंस में ईल्ड क्या, ईल्ड का एक और मतलब क्या होता है? प्रोवाइड करना। बहुत ही ना के बराबर प्रोवाइड किया, सिर्फ कमिटमेंट दिया उन्होंने कि वो कंटिन्यू करेंगे बीटीए के नेगोशिएशन। बीटीए का मतलब वही हो गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। द लूमिंग, लूमिंग मींस जो मंडरा रहा है, क्या है? इमिनेंट है, ओवरिंग है,
मंडरा रहा है, थ्रेट का मतलब खतरा, तो जो खतरा मंडरा रहा है ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स कि यूएस इंडिया पे टैक्स लगाएगा एज अनसेटल्ड, इससे बहुत परेशान है इंडियन एक्सपोर्टर्स जो सामान एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। एज द यूएस, क्यों? क्योंकि जो यूएस है इज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। यूएस जो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, अकाउंटिंग फॉर, जिम्मेदार है किस चीज के लिए, 1.118.3 बिलियन डॉलर्स इन ट्रेड लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने इतना ट्रेड किया है यूएस के साथ। इट इज ऑल्सो द ओनली कंट्री, इकलौती कंट्री भी है अमंग इंडियाज टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स, हमारे 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स में से इकलौती कंट्री है विद विच जिसके साथ इंडिया एंजॉय करता है ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या होता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, इंपोर्ट्स कम है। तो जिन जिन कंट्रीज के साथ इंडिया ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, तो ये इकलौती ऐसी कंट्री है जो हमारे 5 टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है। इंपोर्ट्स आल्सो डिक्लाइन शार्पली, जो हम यूएस से सामान इंपोर्ट कर रहे थे वो भी बहुत तेजी से गिर गया, लेड बाय 62% का प्लंज का मीनिंग होता है गिरावट, तो 62% की गिरावट हुई गोल्ड के इंपोर्ट्स में, जब हम सोना इंपोर्ट कर रहे थे यूएस से कंपेयर टू लास्ट फरवरी, अगर हम पिछले फरवरी से कंपेयर करें तो दिस ड्रॉप, ये ड्रॉप क्यों हुआ, हमने गोल्ड क्यों इंपोर्ट कम किया, इज लिंक टू डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर जो गोल्ड का दाम है वो सर्ज हो गया। सर्ज का मतलब है वो बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 87,886 पर 10 ग्राम, कैन यू इमेजिन? 88,000 के लगभग गोल्ड का दाम हो चुका है लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। डैम्पलिंग, डैम्पलिंग का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग। इसकी वजह से क्या हो गया है? कंज्यूमर की डिमांड कम हो गई है, लोग अब सोना नहीं खरीद रहे। ऑयल के जो इंपोर्ट्स हैं वो भी लगभग 30% कम हो गए एज इंडिया, क्यों? क्योंकि इंडिया ने डाइवर्सिफाई कर दिया। डाइवर्सिफाई मींस अलग अलग जगह से लेना कर दिया, स्टार्ट कर दिया अपने सप्लाई सोर्सेज को, मतलब इंडिया ने अलग अलग जगह से ऑयल लेना स्टार्ट कर दिया इन रिस्पांस टू किसके बदले में? टू एडिशनल यूएस सैंक्शंस, क्योंकि यूएस ने एक्स्ट्रा पेनल्टीज लगा दी। किसके ऊपर एक्स्ट्रा पेनल्टीज लगाई है यूएस ने? रशियन ऑयल प्रोड्यूसर्स के ऊपर और टैंकर्स के ऊपर इन अर्ली जनवरी। तो पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है कि यूएस और इंडिया का ट्रेड सबसे ज्यादा हुआ करता था, यूएस के साथ हमारा सरप्लस था, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे, लेकिन अभी खतरा मंडरा रहा है कि यूएस हम पे टैक्सेस लगा देगा, एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो जाएंगे, गोल्ड का इंपोर्ट हमने कम कर दिया है यूएस से, ऑयल का इंपोर्ट भी हमने कम कर दिया है। तो ये सारी बातें ऑथर कह रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। आगे क्या लिखा हुआ है? बाय मिड 2023 2023 के बीच तक रशिया अकाउंटेड फॉर, रशिया जिम्मेदार था ओवर 40% ऑफ इंडियाज क्रूड इंपोर्ट, मतलब रशिया से हम कितना इंपोर्ट करते थे? 40% से ज्यादा इंपोर्ट करते थे क्रूड ऑयल का रशिया से। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? रशिया से हम उतना करते थे बेसिकली, जो कि सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट मींस बहुत ही बड़ा इंक्रीज है फ्रॉम लेस देन 1%। हम 1% से कम करते थे वेस्टर्न सैंक्शंस से पहले ऑन मॉस्को, मतलब वेस्टर्न पेनल्टीज, सैंक्शंस मींस पेनल्टीज। तो जब से यूएस ने पेनल्टीज लगाई हैं उससे पहले हम 1% से कम करते थे, हम 40% से ज्यादा कर रहे हैं। किसके बाद पेनल्टीज लगी थी? रशिया पे, जब उसने 2022 का अटैक किया था यूक्रेन पे, तो उसके बाद पेनल्टीज लगी थी और इंडिया ने रशिया से ज्यादा इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इफ वाशिंगटन मूव्स, अब अगर वाशिंगटन आगे बढ़ता है और वो न्यूट्रलाइज करता है, वो बैलेंस करता है अपने ट्रेड डेफिसिट को न्यू दिल्ली के साथ, तो इंडिया को क्या फेस करना पड़ेगा? 15% इंडिया का बढ़ जाएगा ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट। किसके बेसिस पे? पिछले साल में हमने 241 बिलियन डॉलर का शॉर्टफॉल हुआ था, मतलब इतना हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिफरेंस था। इंडिया मस्ट डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई मींस हमें अलग अलग चीजों में जाना पड़ेगा अपने गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड में, जिससे कि जो इतना ज्यादा रिलायंस मींस डिपेंडेंस, तो हमारा जो इतना ज्यादा डिपेंडेंस है यूएस पे, उसको कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, मतलब अलग अलग सोर्सेज पे पहुंचना पड़ेगा। टू पोटेंशियल मार्केट, सबसे बड़ी जो अच्छी मार्केट्स हमें लगता है जो हमारे साथ काम कर सकते हैं वो है चाइना और यूके। वाइल इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, चाइना से जो सामान इंपोर्ट कर रहे हैं हैव कंट्रीब्यूटेड टू अबाउट अ थर्ड ऑफ द इंडियाज ट्रेड डेफिसिट फॉर ओवर 5 इयर्स। हमारा मैक्सिमम ट्रेड डेफिसिट, 1/3 ट्रेड डेफिसिट चाइना की वजह से है कि हम चाइना से इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट उतना नहीं करते। इंडिया का जो ट्रेड इंबैलेंस है यूके के साथ अकाउंटेड फॉर लेस देन 3% ऑफ इट्स टोटल डेफिसिट लास्ट फिस्कल ईयर। तो यूके के साथ जो हमारा इंबैलेंस है वो 3% कंट्रीब्यूट किया। तो चाइना के साथ हमारा इंबैलेंस कितना है? लगभग ओवरऑल 33% के अराउंड है, यूके के साथ 3% है, मतलब इन दोनों ही कंट्रीज से हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट्स कम करते हैं। चाइना से हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, यूके से हम उतना नहीं करते। द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन जो डिस्कशन चल रहे हैं यूके के साथ, ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है इंडिया के लिए कि हम इस बैलेंस को अपने फायदे में शिफ्ट कर सकें। तो पूरा पैराग्राफ वही कह रहा है कि भाई यूएस पे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते, हमें यूएस से बाहर आना पड़ेगा। चाइना एक ऑप्शन है, यूके एक ऑप्शन है। चाइना से हम ऑलरेडी बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा ट्रेड बैलेंस बिगड़ा हुआ है। यूके के साथ भी हमारा ट्रेड बैलेंस बिगड़ा हुआ है, मतलब यहाँ से भी हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। यूएस इकलौती ऐसी कंट्री है हमारे टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स में जहां पे हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे, इंपोर्ट कम करते थे। समझ आया पैसेज? इस तरह के पैसेज बहुत आते हैं आपके एग्जाम्स में ना, तो आपको आदत होनी चाहिए। टोन कैसी एनालिटिकल है, और केयरफुल होने की बात, एनालाइज करें डेटा को और केयरफुल होने की बात करें कि भाई हमें ना डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, अलग अलग सोर्सेज पे जाने की जरूरत है। यूएस पे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते। क्या बात है? लगभग 4700 स्टूडेंट्स देख रहे हैं आज सेशन को, वेरी गुड। जितने लोगों ने लाइक नहीं किया सेशन को प्लीज लाइक कर देंगे, इट्स अ रिक्वेस्ट। चलो क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे सभी लोग, देखते हैं आप लोगों को पैसेज समझ में आया या नहीं आया। प्राइमरी रीजन क्या है चिंता का किस टॉपिक को लेके? इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट कम होता जा रहा है। इंडिया का डिपेंडेंस यूएस पे कम हुआ है क्या? नहीं, बढ़ा है भी। ये तो डेफिसिट ऐसी उम्मीद है कि इंक्रीज हो जाएगा आने वाले महीनों में, ये भी चिंता वाली बात है। चिंता वाली बात क्या थी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों कम हो रहे हैं। राइट आंसर इज सी, इंपोर्ट्स में इंक्रीज नहीं हुआ है, हाईएस्ट ऐसा भी नहीं लिखा। चलो वेरी गुड, अगला क्वेश्चन आंसर बताएंगे। इंडियन एक्सपोर्ट्स कम क्यों हुए हैं? क्योंकि वहां के लोग ऑर्डर ही प्लेस नहीं कर रहे, उनको लग रहा है टैक्सेस बढ़ने वाले हैं तो ऑर्डर क्यों प्लेस करें? तो अमेरिकन इंपोर्टर्स होल्डिंग बैक ऑन ऑर्डर्स ड्यू टू एक्सपेक्टेड टैरिफ्स। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑथर ने क्या सजेस्ट किया इंडिया को? इंडिया को क्या बोला कि आप बहुत ज्यादा यूएस पे डिपेंडेंट हो तो आप डाइवर्सिफाई करो, बाकी चीजों पे भी जाओ। तो ट्रेड रिलेशंस चाइना और यूके के साथ बढ़ाओ, ये बोला कि चाइना और यूके तो बोला नहीं, गलत है। यूएस पे वापस से टैरिफ लगा दो, नहीं। ट्रेड डेफिसिट कम करो, एक्सपोर्ट्स पे एक्सपैंड मत करो, बिल्कुल गलत है। रशिया की तो बात ही नहीं। आंसर वाज क्लियर सभी को? अच्छा, आ जाते हैं अगले आर्टिकल पे। बहुत प्यारा आर्टिकल है, बहुत मजा आएगा इसको स्किम करने में। स्किमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से पढ़ना, तो अब हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स एक चीज आप लोगों को बोलनी थी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। जब मैंने क्लास का टाइम 7 बजे से 8 बजे किया तो मुझे ना बहुत
दुःख भी हो रहा था और डर भी लग रहा था कि बच्चे आएँगे नहीं आएँगे क्लास में, कहीं बच्चों को प्रॉब्लम तो नहीं होगी, शेड्यूल तो नहीं बिगड़ जाएगा। बट आज क्लास में इतने सारे बच्चे आए हैं, ये देख के थैंक यू। और ये 7 से जो 8 मैंने टाइम किया है, 9 से 11 जो टाइम किया है, मेरे सामने ना 2 ही ऑप्शंस थे कि या तो मैं हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ कर लूँ या फिर मैं उसी टाइम पे क्लासेस लेते हुए चलूँ। तो इस बार मैंने अपनी हेल्थ को चूज़ किया था। इस डर के साथ कि बच्चे सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। बट थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड अभी बस कुछ टाइम और मैं अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना चाहती हूँ। व्हाट आई वांट इज़ जब मैं आपकी क्लास लूँ ना, तो कोई बीच में चीज़ें प्रॉब्लमाटिक ना हो कि स्नीज़िंग हो रही है या आँखों से पानी आ रहा है या बीच में आपको खर-खर की आवाज़ मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है। आई वांटेड कि क्लास स्टार्ट करने से पहले पूरे सुबह-सुबह मैं अपने ऊपर इतना काम कर लूँ कि आप लोगों को एक एकदम फ्रेश, एकदम कह सकते हैं एनर्जाइज़्ड, इनविगोरेटेड निमिषा मैम मिले आपकी क्लास में। इसीलिए मैंने 7 से 8 किया कि मुझे अपने लिए 1 घंटा और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जहाँ पे मैं सारी चीज़ें जो मैंने एक शेड्यूल बनाया है अपना, वो सारी चीज़ें करूँगी। और परफेक्शन का टाइम भी फिर इसीलिए 11 बजे किया कि बीच में 2 आवर्स मिलेंगे, तो ये 9 बजे तक क्लास होगी, तो फिर से जो आपको 11 बजे निमिषा मैम मिलेंगी, वो एकदम एनर्जाइज़्ड, इनविगोरेटेड मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत लोगों ने बोला था, मतलब कोई भी डिसीजन मैं सबके साथ डिस्कस करके ही लेती हूँ कि मैम मत करो, ये टाइमिंग्स प्रॉब्लम होगी, बट आई हैड अ बिलीफ इन यू कि मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे एंड थैंक यू फॉर दैट। चलो, द डिस्टोपियन साइड ऑफ इंस्टा कॉमर्स। डिस्टोपियन का मतलब क्या होता है? खराब साइड, नेगेटिव साइड। इंस्टा कॉमर्स का मतलब अभी जो समझ में आ रहा है, वो क्या समझ में आ रहा है? इंस्टाग्राम के ऊपर जो कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब जो ट्रेड हो रहा है। ट्रेड मीन्स जो सेलिंग और बाइंग हो रही है। चलो, स्किमिंग करेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, मुझे मेन आइडिया बताएंगे एवरीवन। स्किमिंग करनी है। स्किमिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर से पढ़ना। चलो, हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? बहुत सारे शहरों में हम देखते हैं कि बहुत सारे मजदूर जो होते हैं, वो अपना सामान लेके सुबह-सुबह एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ इंतज़ार करते हैं कि कोई उनको काम पे ले जाएगा। जब एम्प्लॉयर या ठेकेदार आता है, तो बहुत सारे लोग जो है उसके चारों ओर घेरा बना लेते हैं और फिर वो नेगोशिएशन स्टार्ट करता है, अपने लिए बेस्ट डील ले लेता है। वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो इतने सारी अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स का हिस्सा है, ये जो डील होती है, बहुत ही डेस्परेशन में होती है, उसको सिर्फ काम चाहिए होता है, वो कम पैसे में भी तैयार हो जाता है काम करने के लिए। ये एक सप्लायर का मार्केट है। ठेकेदार्स जो है क्या है? एक क्रिएशन है, जहाँ पे एम्प्लॉयर्स एक मिडलमैन ले आते हैं, जिससे कि वो लेबर से सबसे कम पैसे में वो काम करवा ले और जो एम्प्लॉयर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सके। 1 घंटा आप स्पेंड करना लेबर चौक में या मजदूर की मंडी में और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से लोगों का जो लेबर है उसको बेचा जाता है एक ऑक्शन में, रोज़ के प्राइस रेट के बेसिस पे, जहाँ पे जो सबसे सस्ते में काम करने के लिए तैयार होता है उसको काम मिल जाता है। ये जो लेसन है, ये बहुत ज़्यादा सीखा जा रहा है, बहुत ही खराब तरीके से सीखा जा रहा है एम्प्लॉयर्स के द्वारा, जो गिग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के एम्प्लॉयर्स हैं। गिग का मतलब क्या होता है? गिग वर्कर्स कौन होते हैं? प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ज़ोमैटो के वर्कर्स, स्विगी के वर्कर्स, ये सारे गिग प्लेटफॉर्म्स हैं। गिग इकोनॉमी भी ऐसे ही चलती है, पीस रेट का काम होता है। मतलब आप जितना काम करोगे उसके हिसाब से पेमेंट मिलता है। ये कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, सो कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट कह देते हैं इसको और बोल देते हैं वर्कर्स को चॉइस देते हैं, लेकिन जबकि होता क्या है? सारी की सारी रिस्पांसिबिलिटी वो त्याग देते हैं, मतलब रिस्पांसिबिलिटीज पूरी नहीं करते ये प्लेटफॉर्म्स। उनकी उनको ना ही अच्छे से वेजेस मिलती है, ना ही उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी होती है, ना ही उनको कोई सोशल सिक्योरिटी सपोर्ट मिलता है। तो पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है? पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है कि मजदूर की मंडी देखिए अभी, किस तरीके से लोगों को के लेबर को खरीदा जाता है, जो सबसे सस्ते में काम करने के लिए तैयार होता है, उसको काम मिल जाता है। तो ये एक्सप्लॉइटेशन है। तो सिमिलरली आजकल जो एम्प्लॉयर्स हैं, गिग वर्कर्स, गिग प्लेटफॉर्म्स के ज़ोमैटो, स्विगी और ये सब के, ये लोग भी यही कर रहे हैं। ये बोलने को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, बट एक्चुअल में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ना ही उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिल रही है, ना ही अच्छा पैसा मिल रहा है और ना ही कोई सिक्योरिटी मिल रही है। चलो, अगला पैराग्राफ स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे। रिजर्व इसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू। आगे देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। जो डिजिटल मीडियम है उसको यूज किया जा रहा है अब ठेकेदार के काम को चेंज करने के लिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जो ठेकेदार का काम कर रहा है, वो इस गंदे काम को वर्चुअली कर रहा है, एप्लीकेशन के थ्रू कर रहा है, पब्लिक आई से बाहर आके कर रहा है। हर अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर जो है अब मजदूर मंडी का हिस्सा बन चुका है। वो काम ढूंढता है और फिर वो क्या कर देता है, एक ऑप्शन पे क्लिक करता है जिससे वो एक और दिन सर्वाइव कर सके। मंडी का ऑप्शन क्या था? मंडी का एडवांटेज क्या था कि हालांकि वहां पे सबसे कम सैलरी में जो सबसे कम पैसे में जो काम करने वालों से काम मिल रहा था, अब वो जो है वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो चुका है एक्सपोनेंशियली, बहुत तेजी से, बहुत स्मूथली, कि आपको दिखता ही नहीं है कि कितना गलत काम हो रहा है जो ठेकेदार कर रहा है। ठेकेदार कौन हो गया? यहाँ पे एप्लीकेशन हो गई और उस वर्कर के चेहरे पे आपको दर्द दिखता है। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कलेक्टिव बार्गेनिंग की, सब लोग मिलकर भी कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकते क्योंकि इतने सारे डेस्परेट वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ ही नहीं है। वो अलग-अलग जगहों पे हैं, अपने से फ़ोन को चेक करते हैं एम्प्लॉयमेंट ढूँढने के लिए। जब वो एक राइट को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, चलो मैं तुम्हारा सामान डिलीवर करके आऊँगा, वो डिलीवरी देने आते हैं, वो सर्विस देने आते हैं, तो एग्रीगेटर क्या बोलता है, जो प्लेटफ़ॉर्म होता है, वो क्या बोलता है कि मैं कितना बढ़िया काम कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा हूँ। मैजिक कितना रियल है उन लोगों के लिए समझना कि वो सारा का सारा किस चीज़ से कंट्रोल करें, डिसएम्बॉडीड ऐप से। डिसएम्बॉडीड ऐप का मतलब जो एक्चुअल में इसको फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। तो पूरे पैराग्राफ में ऑथर ने बुराई करी है इन सारे प्लेटफॉर्म्स की कि ये ऊपर-ऊपर से तो कह रहे हैं कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ये लोगों की बेबसी का फायदा उठा रहे हैं। ये लोगों के बेरोजगार होने का फायदा उठाते हैं। ये उनको कोई बहुत ही ना के बराबर पैसा दे रहे हैं, इतनी खराब-खराब कंडीशंस में काम करवा रहे हैं और उनके पास साथ मिलके कुछ अपने हकों के लिए लड़ने का भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि हर वर्कर अलग-अलग जगह पे है, सिर्फ वो अपने फोन से कनेक्टेड है। और जो पूरा का पूरा जो चलाया जा रहा है, वो ठेकेदार जो इस काम को चला रहा है, मतलब वो जो एप्लीकेशन उस काम को चला रही है, वो वर्चुअल है, कुछ फिजिकल है ही नहीं, किसके दरवाजे पे नॉक करके जाएँ। तो ये सारी की सारी चीजें हो रही है।
नेक्स्ट पैराग्राफ। अगला क्या लिखा हुआ है? उन एप्लीकेशंस को पता है कितना पैसा किसको देना है, किस कंडीशन में देना है। ये एप्लीकेशन जैसे चलती है, एल्गोरिथम से चलती है। एल्गोरिथम से एक सेट ऑफ फ्लो होता है जिससे वो अपना प्रॉफिट के लिए काम करते हैं केवल। वर्कर या तो यस कर देगा या फिर वो मना कर देगा, और ये जो मार्केट है वो कंज्यूमर क्लास डोमिनेट करता है, जिसको लगता है कि मुझे तो फायदा मिल रहा है, मेरे तो घर बैठे बैठे सामान आ रहा है बटन पे क्लिक करके। कंज्यूमर वर्कर को देखता है जो इतने पोल्यूशन से आपके पास ड्राइव करते हुए आया है, सीढ़ियों को तेजी से भागते हुए आया है, पसीने से वो भीग रहा है या बारिश की बूंदों से वो भीग रहा है, आपको तो सिर्फ वो वर्कर कुछ ही समय के लिए दिखता है। आपकी वर्कर्स का जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा बढ़ जाती है जब वर्कर को फोर्स किया जाता है कि तुम्हें 5 स्टार रेटिंग लेके आनी है। इतनी गंदी स्टोरी चल रही है शोषण की, और इसका एक नया लेवल आ चुका है कि क्या इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इंस्टा मेड्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। एक नया सर्विस आने वाला है जिसका नाम क्या है, इंस्टा मेड्स। ये सर्विस क्या करेगी, आपको 15 मिनट के अंदर एक हाउस हेल्प दे देगी जो आपके घर के बर्तन साफ करके जाएगी, पूरा घर क्लीन करके जाएगी। उस बेचारी को क्या मिलेगा, सिर्फ 50 रुपए घंटा मिलेगा। वर्कर्स को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, वो लड़ भी रहे हैं सब चीजों से। उनके कुछ पॉइंटर्स भी हैं जो सिचुएशन की खराब सिचुएशन की सीरियसनेस को दिखा रहे हैं कि भाई रेटिंग मत दो हमें, हमें हमारा हक दो। रेटिंग्स नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। हम इंसान हैं, हम गुलाम नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम स्लेव्स नहीं है। तो बेसिकली इतना ज्यादा गंदा मार्केट चल रहा है, इतना ज्यादा शोषण किया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के नाम पे लोगों का। इतने मिनट में ये सामान पहुंचाना है, रेटिंग अच्छी नहीं मिलेगी तो ये पेनल्टी लग जाएगी, रेटिंग लेके आओ, भले ही बारिश हो धूप हो, सीढ़ियों पे भागते हुए चढ़ के जाओ। तो चीजें जो है बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है। पैसेज समझ में आया सभी को? तो ये पैसेज हमें क्या सिखाता है? ये पैसेज हमें सिखाता है कि जब भी कोई डिलीवरी बॉय आए या जब भी कोई इंसान आए, आपका सामान लेके आए, आपको कोई सर्विस लेके आए, कोशिश करो जब तक आप लोग अनएम्प्लॉयड हो, कोशिश करो कि उसको पानी का ग्लास दो, उससे अच्छे से बात करो, उसको ट्रीट अच्छे से करो। और जब आप लोग एम्प्लॉयड हो जाओ, मेक श्योर दैट यू गिव अ टिप, क्योंकि दीस पीपल आर रियली वर्किंग वेरी वेरी हार्ड फॉर अस। बहुत मेहनत करते हैं लोग। रिस्पेक्ट एवरीवन। अगर आप कहीं फ्लैट में रहते हो, कहीं ऊपर रहते हो, कोशिश करो आप ही नीचे चले जाओ। उनको मत बोलो कि 3 फ्लोर चढ़ के आओ, 4 फ्लोर चढ़ के आओ। इमेजिन करो कितनी डिलीवरीज एक दिन में करते होंगे, कितनी उनको सीढ़ियां चढ़नी होती होंगी, कितना वेट करना होता होगा, कितना धूप में खड़े रहना होता होगा। प्राइमरी बुराई क्या करी है ऑथर ने कंज्यूमर बिहेवियर की? कंज्यूमर्स बेटर वेजेस नहीं। कंज्यूमर क्या करते हैं, कंज्यूमर को समझ में नहीं आता। कंज्यूमर को लगता है तो डिलीवरी बॉय है, कंज्यूमर को लगता है तो हमारे फायदे की चीज है, अपने पर्सनल कन्वीनियंस पे फोकस करते हैं। जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वर्कर्स को, उससे लेके वो इंडिफरेंट रहते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कंज्यूमर को। तो आंसर इज बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, चीजें और खराब हो गई हैं। ऑथर ने बोला अभी तक तो ये सिर्फ लेबर चौक पे हुआ करता था, अब ये हर किसी के फोन पे हो रहा है। तो मल्टीप्लाई हो गया है और ज्यादा शोषण हो रहा है। इंडिविजुअल्स को अलग अलग कर दिया गया है, कम से कम लेबर चौक के साथ में तो खड़े रहते थे वो लोग, अब तो सबको अलग अलग कर दिया गया है, मिलजुल के बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते। आंसर इज व्हाट? चलिए मैच द कॉलम्स, देखते हैं कितने इडियम्स आपको याद हुए। राइडिंग अ हाई हॉर्स, बहुत गुस्से से बात करना स्टार्ट करना। डार्क हॉर्स, सोच ही नहीं सकते थे वो विनर हो जाएगा और वो जीत गया। डॉग डेज, बहुत गर्मी वाले दिन। ब्लैक शीप, जो इंसान कलंकित हो। थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स मींस बहुत इनोवेटिवली सोचना। बी डी ई ए एंड सी। ये बच्चे का मिनट के किसी दूसरे न्यूज़पेपर का एडिटोरियल भी करा दीजिए बेटा। इस बात को ना, मतलब बहुत लंबे टाइम से ये चीज टेस्टेड है कि आपके एग्जामिनेशन में जो आर्टिकल्स की लैंग्वेज जो आती है ना, वो द हिंदू के एडिटोरियल जैसी आती है। मैं आपको किसी और न्यूज़पेपर का आर्टिकल करा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको उस लेवल का आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा। तब की लैंग्वेज कंपैरेटिवली ईजी होती है। तो ईजी चीजों के पीछे हमें नहीं भागना है, हमें अच्छी से अच्छी लैंग्वेज करनी है, अच्छे से अच्छी जिसमें वोकैबुलरी यूज हो रखी हो, अच्छे से अच्छी ग्रामर यूज हो रखी हो, और अच्छे से अच्छा वे ऑफ प्रेजेंटेशन हो, वो उसमें हमेशा द हिंदू को ही मार्क्स ऊपर जाते हैं हमेशा से। चलो 10 वर्ड्स हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे। जो जो बच्चे लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर देन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे। उस बच्चे का नाम